हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 88 के सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में मैंने प्रॉब्लम सी और प्रॉब्लम डी के सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रॉब्लम सी का देखते हैं। तो प्रॉब्लम सी क्या था कि हमें तीन चीजें दी हुई हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि हॉट वाटर का टेम्परेचर, दूसरा कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, और ये दोनों हमारे पास इनफाइनाइट अमाउंट में। ठीक है, हमें एक डीप बैरल दी होगी, मतलब इनिशियली मान ली एक डीप बैरल खाली है वो इनिशियली। ठीक है, उसमें हमें एक कप करके पानी डालना है। ठीक है, किस ऑर्डर में डालना है? सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ हॉट वाटर, उसके बाद कोल्ड वाटर का 1 कप। ठीक है, ऐसे ही हॉट वाटर, फिर कोल्ड, हॉट, कोल्ड, ऐसे हमें ऑल्टरनेटली ऐड करते जाना है। ठीक है, एक कप पानी। तो और किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, मतलब तुमने अगर 1 कप हॉट वाटर का डाला, 1 कप कोल्ड वाटर का डाला, तो अब इसके बाद जो बैरल का टेम्परेचर होगा वो एवरेज हो जाएगा जितने कप अभी तुमने ऐड किए उसका। ठीक है, तो H प्लस सी बाई टू, अगर तुमने 1 कप हॉट और 1 कप कोल्ड डाला है तो ठीक है, तो H प्लस सी बाई टू एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब किसी भी मोमेंट पे जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर होगा। ठीक है, अभी तक के जितने तुमने कप पानी डाला है। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हमें एक और तीसरी वैल्यू दी होगी, वो है टेम्परेचर T। ठीक है, हमें जो बैरल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इसके जितना ज्यादा पास हो सके उतना लेके आना है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टीबी एंड टी शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमें आउटपुट में बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कप पानी डाला जाए कि जो एवरेज टेम्परेचर है बैरल का वो ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो जाए टी के। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कप्स वाटर एडेड बताना है। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। टेस्ट केस दिए होंगे वो 3 into 10 की पावर 4 है, और हमें तीन चीजें दी हुई है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, हॉट वाटर का, और टी टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख लो, जो टी टेम्परेचर है वो सी और एच के बीच में ही होने वाला है। ठीक है, ना पहले और ना कम, तो कर भी नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना एवरेज इनसे छोटा या एच से बड़ा हो जाए, तो इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ये एक टेस्ट केस है। जैसे यहाँ पे देखो 30, 10 और 20 दिया है, मतलब 30 हॉट वाटर का टेम्परेचर, 10 कोल्ड वाटर का, और 20 एवरेज मतलब लेके आना है। तो देखो, तुम अगर एक हॉट वाटर का कप डालोगे और एक कोल्ड वाटर का डालोगे तो इनका एवरेज 20 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें 2 कप पानी में ही जो एवरेज टेम्परेचर है वो टी के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ रहा है, मतलब 20 ही हो जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कप एडेड हमें देना है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेप में मैं 1 कप हॉट वाटर डाल रहा हूँ, तो अभी एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ, H के इक्वल। फिर मैंने एक कोल्ड वाटर डाला, तो मेरा एवरेज टेम्परेचर हो गया H प्लस सी बाई टू। ठीक है, मतलब ये तो मैंने डेसिमल मतलब वैल्यूज निकालना चाहिए, फ्लोट में या डबल में, जिसमें तुम निकालना चाहो। ठीक है, जब मैं थर्ड मूव परफॉर्म करूंगा, मतलब दूसरा हॉट वाटर का कप डालूंगा, तो टेम्परेचर हो जाएगा 2 into H प्लस सी बाय 3.2। ठीक है, जब मैं फोर्थ कप डालूंगा वो कोल्ड वाटर का होगा। तो देखो, जितने भी इसमें इवन वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सबको अगर मैं इवेल्यूट करूं तो वो इसी के इक्वल आएंगे, H प्लस सी बाय टू, H प्लस सी बाय टू, H प्लस सी बाय टू। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इवन नंबर ऑफ कप्स डाल रहा हूं, और मैं एक ही ऑर्डर में डाल सकता हूँ, हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड, तो अगर इवन नंबर ऑफ कप्स डालूंगा तो नंबर ऑफ हॉट कप्स एडेड और नंबर ऑफ कोल्ड कप्स एडेड जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो जो इनका एवरेज होगा वो H प्लस सी बाय टू ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इवन नंबर ऑफ कप्स जब भी मैं पानी डालता हूं, तो जो टेम्परेचर होगा वो H प्लस सी बाई टू के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो मतलब कांस्टेंट होगा एक तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज, अगर तुम किसी भी ऑड कप्स को देख रहे हो, जैसे कि मैंने H देखा, उसके बाद 2 into H प्लस सी बाई थ्री, ऐसे देखोगे 3 into H प्लस 2 into सी बाई 5, तो देखो इसमें एक हॉट कप ज्यादा है। ठीक है, और एक उससे कम कोल्ड है। ठीक है, तो अगर एच के मतलब हॉट वाटर के कप 3 कप तुमने ऐड डाले हैं, तो कोल्ड वाटर के 2 कप डाल रहे हो। समझ रहे हो? मतलब ऑड नंबर ऑफ कप्स में जो इनका डिफरेंस है वो 1 है दोनों के कप्स का। ठीक है, तो अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, तो अभी हम एक टेस्ट केस देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है 41 है, कोल्ड वाटर का 15 है, और टेम्परेचर मुझे लेके आना है 30 के अराउंड। ठीक है, तो देखो, अगर मैं सिर्फ हॉट वाटर का 1 कप डालता हूं तो मेरा एवरेज टेम्परेचर हो जाता है 41। ठीक है, जब मैं एक और कोल्ड वाटर का डालता हूं तो मेरा एवरेज टेम्परेचर हो जाता है 28। और मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि जब भी मेरे पास इवन नंबर ऑफ कप्स होंगे तो मेरा जो टेम्परेचर है वो H प्लस सी बाय टू ही होने वाला है। तो देखो, ये मेरी फिक्स वैल्यू है इवन नंबर ऑफ कप्स में। ठीक है, 28, 28,
28, ठीक है। इवन नंबर ऑफ कप्स में तो यही होने वाली है फिक्स, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी ऑड नंबर ऑफ कप्स होंगे तो जैसे अगर मैं 3 कप ऐड किए हैं, ठीक है, तो देखो 3 कप कैसे होंगे, 2 into H मतलब 2 और एक कम वैल्यू होगी C की, ठीक है। तो अगर मैं 3 हॉट कप्स ले रहा हूं तो अगर मेरे को पता है कि ऑड नंबर ऑफ कप्स मैंने डाले हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मैंने हॉट वाटर के 3 कप्स डाले हैं, तो ऑब्वियसली कोल्ड के 2 ही डाले होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे इन दोनों का डिफरेंस 1 जानता हूं। तो तुम जब इस फॉर्मूले से ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए भी निकालोगे एवरेज टेम्परेचर, वो इस केस के लिए वो कुछ ऐसा आएगा, मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देखो, ऑड नंबर ऑफ कप्स में जो वैल्यू है एवरेज टेम्परेचर की, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। और जो इवन नंबर ऑफ कप्स पे वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक हमारा बेस केस क्या दिख रहा है कि अगर मेरे को जो टेम्परेचर लाना है वो H के ही इक्वल है, जो टेम्परेचर लाना है वो H के ही इक्वल है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि मैं जब पहला कप डालूंगा तभी मेरा टेम्परेचर उसके इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब नियरेस्ट पॉसिबल लाना है और जब वो इक्वल ही हो गया तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैंने अभी कहा कि ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए जो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये कहां तक डिक्रीज होगी, तो तुम जब इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे जहां तक मेरी इवन कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इवन नंबर ऑफ कप्स के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू थी, ये वहां तक उसको अप्रोच करेगा। मतलब ये ऑड नंबर ऑफ कप्स की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होते 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 28 को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये वैल्यूज चल रही होंगी। अब हमें करना क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज प्लॉट कर रखी है ऐसे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे कुछ कोल्ड वाटर दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, एक हॉट वाटर का टेम्परेचर दिया होगा, ठीक है, और बीच में मुझे कहीं T दिया होगा, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि E1 के लिए मेरे पास जो टेम्परेचर है वो फिक्स होने वाला है, एवरेज इवन नंबर ऑफ कप्स जब भी डालूंगा तो वो होगा C+H/2, ठीक है। दूसरी बात, ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए जो मेरा सबसे पहला मिलेगा वो होगा H, ठीक है। जब मैं एक ही कप हॉट वाटर का डाला, उसके बाद मैं ऑड का देखूंगा, तो मतलब जो 3 कप होंगे, जब V1 मान लो उसको, फिर 5 के लिए V2 मान लो, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो ऐसे ऐसे होते होते एक पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, किसी kth कप के लिए और K-1 के लिए जो वैल्यू मिलेंगी उसके बीच में ही मेरा T लाई करेगा। कोई ना कोई 2 वैल्यूज ऐसी जरूर मिलेंगी जिसके बीच में मेरा T लाई करेगा, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे को जो T है वो एक इंटीजर है, ठीक है, और वो C और H के बीच में ही लाई कर रहा है। मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है इसको, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इवन नंबर ऑफ कप्स के लिए, इसको अप्रोच कर रही है, तो ये धीरे धीरे इस तरफ शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। तो T भी कहीं 2 वैल्यूज के बीच में मिलेगा मुझे, ठीक है। तो जो T है, मुझे नंबर ऑफ कप्स बताने हैं कि उतने कप्स के बाद जो एवरेज टेम्परेचर हो जाए वो नियरेस्ट हो T के। तो देखो आंसर इन दोनों में से ही होने वाला है, क्योंकि यही दोनों मैंने जब बोला कि जो T है वो इन दोनों के बीच में होगी, तो मेरा आंसर होगा तो वो K होगा या तो K-1 होगा। तो बस मुझे इस क्वेश्चन में यही निकालना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अभी एक बेस केस बताया था कि जब मेरा टेम्परेचर ही H के इक्वल है तो मेरा आंसर होगा 1, कि मुझे जब एक कप डालने पे मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब भी मेरा टेम्परेचर C से लेकर C+H/2 के बीच में होगा, मतलब T की वैल्यू इस रेंज में होगी, ठीक है, इंक्लूसिव, तो तुम खुद बताओ कि कितना आंसर होना चाहिए, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा T के नजदीक कौन सी वैल्यू ला सकते हो। तो देखो जितनी भी ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए वैल्यू है वो C+H/2 पॉइंट होके राइट में ही लाई करेंगी, मतलब nth टर्म के लिए भी वो अप्रोच करेगा इसको, बट इक्वल नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जब भी मेरा T इसके बीच में होगा तो जो मेरी नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, नियरेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, वो इतना होगा C+H/2 पॉइंट हो, ठीक है। अब देखो मेरे को कितने कप डालने पर ये मिल जाएगा, तो तुम देखोगे कि जब मैं इवन नंबर ऑफ कप्स में तो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब मैं 2 कप डालूंगा तभी मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरा T C से लेकर C+H/2 पॉइंट होके, मतलब C+H/2 के तक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि मुझे 2 कप डालते ही ये वैल्यू मतलब नियरेस्ट मिल जाएगी मेरे को T के, समझ गए, एवरेज टेम्परेचर। तो ये मेरे 2 बेस कंडीशंस हैं, और बाकी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे K निकालना है, और क्योंकि आंसर या तो K होगा या K-1 होगा, समझ रहे हो। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो मेरी ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए वैल्यू वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है,
तो टी किसी ना किसी दो एवरेज टेम्परेचर के बीच में जरूर लाया करेगा। हो सकता है ओवरलैप कर जाए, मतलब टी या तो एक वीके भी हो जाए या वीके -1 भी हो जाए, समझ रहे हो। बट ये लाया करेगा इंक्लूसिव रेंज ऑफ टू एवरेज टेम्परेचर्स, ठीक है, टू एडजेसेंट एवरेज टेम्परेचर्स। तो अब मेरे को कुल मिला के ये वैल्यूज निकालनी है। अब मैं अगर एफिशिएंटली निकालूंगा तो ये मुझे बाइनरी सर्च से निकालनी होगी, क्योंकि अगर तुम लीनियर टाइम में निकालने जाओगे तो टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है, ठीक है। तो हम इसे बाइनरी सर्च से निकालेंगे। तो ये पूरी अप्रोच है यार। अब इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने देखो टी टेस्ट केस के लिए यहाँ पे लिया है, ठीक है। मैंने HCT इनपुट में लिया। अगर टेम्परेचर की वैल्यू H इक्वल है तो मैंने तुम्हें बताया बेस कंडीशन है, ये 1 आंसर हो जाएगा। और अगर ये मैंने तुम्हें बताया था कि C+H/2 से छोटा है या C से बड़ा है, तो C से तो बड़ा ही होगा क्योंकि अपने को कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरी बेस कंडीशंस थी। अब हम देखते हैं कि अगर ये दो नहीं है तो क्या कैसे निकालेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया कि बाइनरी सर्च से हम निकालेंगे। अब यहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि ऑड नंबर ऑफ टेम्परेचर में निकालूंगा कैसे। ऑड नंबर ऑफ टेम्परेचर तुम देखो मैं ऐसे निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ टेम्परेचर को देखो, ठीक है। तो अगर तुम इसका एक जनरल फॉर्मूला देखोगे तो तुम देखोगे यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3 आया, फिर अब 5 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 7 लिखने जाऊं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4 इंटू H प्लस 3 इंटू C डिवाइड बाय 7.0, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा इसको। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर मैं कर कह रहा हूं, मैं जो H है उसका जो वेरिएबल है, मतलब जो उसका कांस्टेंट है, पहले यहाँ पर 1 था और C का 1 कम था, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए 2 हो गया तो इसका 1 हो गया, मतलब 2 से 1 कम हो गया। ऐसे ही जब मैं यहाँ पे 3 किया तो इसका 2 हो गया, जब इसका 4 था तो इसका 3 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इन दोनों का सम, मतलब C और H के जो कॉन्स्टेंट्स है उनका सम डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे अब बचे हुए कंडीशंस के लिए K और K-1 निकालना है, ठीक है। तो मैं बाइनरी सर्च से कैसे निकालूंगा, तो वो देखो। तो देखो मैंने मान लिया ये जो कांस्टेंट है ना, मैं इसके थ्रू निकालूंगा। जो मैं ये H का कांस्टेंट है, जो ये ऑड नंबर ऑफ कांस्टेंट है ना, ये H का 2, 3, 4, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू निकालूंगा, मतलब मैं इसकी कोई लोअर वैल्यू मान रहा हूँ 1 और इसकी अपर वैल्यू मान ली मैंने कुछ बड़ी वैल्यू होगी 10⁹ या 10, तुम कुछ भी ले लो, ठीक है। क्योंकि जब बाइनरी सर्च निकालता है log n में, ठीक है, तो ये बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तुम अपर लिमिट काफी बड़ी रख भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ये log n टाइम में होने वाला है, ठीक है। तो देखो अपना बाइनरी सर्च अपन जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। while L is less than equals to R, तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिड पे जाते हैं। तो देखो मैं क्या करा, मिड पे गया, ठीक है। अब मैं मिड पे ऑड, मतलब मैं मिड पे टेम्परेचर निकाल रहा हूं एवरेज बैरल का। और वो क्या फॉर्मूला है देखो यहाँ पर, मिड मतलब मैं अगर किसी मिड की वैल्यू बात करूं मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर वो क्या निकल के आएगा, देखो 5 इंटू H प्लस मिड -1 इंटू C, मतलब 4 इंटू C डिवाइड बाय 2 इंटू मिड -1। 2 इंटू मिड -1 दे रहा है इन दो कोफिशिएंट्स का सम, मिड और मिड -1 का सम, ठीक है। तो ये दे देगा मेरे को 9, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर डबल में निकाल के रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो तुम देखोगे ये वही चीज है यार, जो मैंने यहाँ पे ऑड कप्स के लिए टेम्परेचर निकाला है वो मैंने इस कांस्टेंट के थ्रू निकाला है। मतलब मैं एक फंक्शन में ये पास कर रहा हूँ इसका कोफिशिएंट, ठीक है, और पूरा ये वैल्यू निकल के आ रही है। और तुम निकाल भी सकते हो क्योंकि अगर तुम्हें ये पता है तो C का कोफिशिएंट होगा 1 कम इससे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का एडिशन होगा। तो बस ये जो फंक्शन है एवरेज यहाँ पर, तो ये किसी मोमेंट पर, ठीक है, ये मेरे को रिटर्न करके दे रहा है एवरेज बैरल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब मैं बाइनरी सर्च के थ्रू निकालना चाहता हूं कि T जिस भी दो टेम्परेचर के बीच में है। तो देखो सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे ये लिखो, चाहे मत लिखो यहाँ पर, बट मैंने लिख दिया कि ब्रेक कर देना। अगर देखो टेम्परेचर अगर T इंटू 1 पॉइंट मतलब T के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये डबल था और ये इंटीजर है तो मैंने इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो अपन को आंसर मिल ही चुका है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मेरे को नियरेस्ट पॉसिबल एवरेज टेम्परेचर लेके आना है और नियरेस्ट पॉसिबल क्या है कि उसके इक्वल ही हो गई, ठीक है। और अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि हो सकता है इसे और भी कोई वैल्यू हो जिसपे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर T के इक्वल हो जाए। तो मैं कहूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि अभी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है फंक्शन,
ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कप्स पे ये जो टेम्परेचर की वैल्यू है कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब मैं बाइनरी सर्च से निकालूंगा तो अगर मुझे इक्वल वैल्यू मिल गई तो मैं उसको स्टोर करके आंसर में ब्रेक कर, तो मैंने आंसर में स्टोर कर लिया। अगर जो टेम्परेचर है वो करंट गिवन टेम्परेचर के इक्वल आ गया, तो अगर नहीं आया तो देखो टेम्परेचर अगर मेरा एवरेज टेम्परेचर जो निकल के आया वो मेरा गिवन टेम्परेचर से बड़ा आया, मतलब कि मेरा गिवन टेम्परेचर से बड़ा आया, तो मान लो कहीं यहाँ कहीं आया V2 या फिर मतलब इस तरफ आया राइट साइड में, ठीक है, तभी वो बड़ा होगा। तो देखो मेरे को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे और कप ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा आंसर इस तरफ है ना, मुझे इस तरफ की वैल्यू चाहिए और अभी मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, मान लो कि जो अभी मेरा करंट एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पर है और मुझे पता है आंसर इस तरफ एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूंगा, जो एल की वैल्यू है वो mid+1 सेट कर दूंगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है, एल की वैल्यू mid+1 सेट कर दिया अगर टेम्परेचर T से इक्वल या बड़ा है तो। ठीक है, और मैं आंसर में स्टोर करता हुआ चल रहा हूँ मिड को। ठीक है, और अदरवाइज वरना आर को mid-1 सेट कर दो। ठीक है, तो ऐसे जो मेरी कोफिशिएंट की वैल्यू है, मतलब के, मतलब ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, आंसर मेरे को रिटर्न करके देगा के या k-1 में। ठीक है, या तो इसकी या इसकी आंसर में जो वैल्यू स्टोर होने वाली है वो क्या है, वो वैल्यू होने वाली है के के लिए या फिर k-1 कप के लिए, जो हॉट नंबर ऑफ कप्स का कोफिशिएंट है, मतलब कितने हॉट वाटर के कप्स मैं ऐड करूं कि मुझे T के नजदीक टेम्परेचर मिल जाए एवरेज। ठीक है, तो मुझे इस वैल्यू या इस वैल्यू के लिए जो हॉट वाटर के कप्स हैं वो मुझे आंसर में स्टोर होके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे को रिटर्न करके दे रहा है आंसर इस बाइनरी सर्च के बाद, वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, पॉसिबली उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसके आगे वाली और पीछे वाली वैल्यूज को, कि इन दोनों में से, इन तीनों में से वो नजदीक कौन है। समझ रहे हो, मान लो अगर उसने ये रिटर्न करके दिया आंसर ने, ठीक है, बट नियरेस्ट ये था। ठीक है, बाइनरी सर्च अपन को रिटर्न क्या करके देता है, लोअर बाउंड या अपर बाउंड तो रिटर्न करके देता है। ठीक है, किसी वैल्यू के लिए, तो मैं चाहता हूं कि वो वाली वैल्यू आए आंसर में जो कि नियरेस्ट हो, मतलब जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, मैंने जो वैल्यू आई थी उसके पहले वाली और एक आगे वाली वैल्यू के लिए वापिस से एवरेज टेम्परेचर चेक किया, जो मिनिमम है उसको मैंने ए में स्टोर कर लिया। ठीक है, मतलब जिस भी ans-1 या ans+1 के लिए जो भी मिनिमम वैल्यू होगी एब्सोल्यूट डिफरेंस की, ठीक है, वो मैंने उस वेरिएबल को मैंने ए में स्टोर कर लिया। ठीक है, और देखो नीचे मैंने प्रिंट कर दिया 2 × AA-1। अब मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि देखो अपना जो ए में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी नंबर ऑफ हॉट कप्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कप्स आउटपुट में देने हैं और टोटल नंबर ऑफ कप्स होंगे हॉट कप्स प्लस कोल्ड कप्स, और क्योंकि मैं पता है कि ऑड नंबर ऑफ कप्स के लिए कोल्ड कप्स की वैल्यू जो है वो एक कम होगी हॉट वाटर के कप से। ठीक है, तो बस आंसर ये हो जाएगा, तो 2 × AA-1 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, तो तुम उसको प्रिंट कर दो। तो ये तब सी क्वेश्चन, अब देखते हैं डी क्वेश्चन को। ठीक है, ये जितना भी कोड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब डी प्रॉब्लम देखते हैं, जो प्रॉब्लम डी था उसमें क्या था कि हमें इसमें ना दो लोग हैं, एलिस और बॉब, वो एक गेम खेल रहे हैं। इसमें गेम में क्या है कि एक एरे दी हुई है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिस क्या करेगा, एक सेगमेंट, कंटिन्यूअस सेगमेंट चूज करेगा एल से लेकर आर तक का इंक्लूसिव। ठीक है, सेगमेंट सेलेक्ट करने के बाद बॉब आएगा और वो कोई भी एक एलिमेंट उठा लेगा। ठीक है, अब जो एलिमेंट उसने हटा दिया, ठीक है, बचे हुए एलिमेंट्स का जितना भी सम होगा वो एलिस का स्कोर होगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो अब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है एलिस एक ही एलिमेंट चुने, मतलब एक ही एरे में से एक ही लेंथ का सेगमेंट चुने और बॉब आए वही एलिमेंट हटा दे, तो उस केस में जो एलिस का स्कोर होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो एलिस को ट्राई करना है कि उसका स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल हो। ठीक है, और बॉब ट्राई करेगा कि जो एलिस का स्कोर है वो कम से कम हो, मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू को सेगमेंट में से हटाएगा तभी ना उसका स्कोर कम से कम होगा एलिस का। तो हमें आउटपुट में बताना है कि एलिस का मैक्सिमम स्कोर कितना पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें इनपुट में n और n एलिमेंट्स इनपुट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें आउटपुट में देना है कि क्या मैक्सिमम स्कोर एलिस ला सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पर कंस्ट्रेंट जो है, मतलब एरे के एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स है वो बहुत ही कम है।
-30 से 30, ये बहुत काम देने वाला है हमको। कैसे वो तुम आगे देखोगे। तो ये कंस्ट्रेंट बहुत कम है, n फिर भी 10 की पावर 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो एरे एलिमेंट सबसे पहले इस रेंज में, ठीक है। एलिस अगर कोई भी सेगमेंट कंटिन्यूअस चुनेगा तो वो कैसे क्या सोच के चुनेगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होगी कि जो टोटल सम है उस सेगमेंट का, अगर उस सेगमेंट में से, मतलब उस सारे एलिमेंट्स के सम में से बॉब मैक्सिमम वैल्यू हटा भी दे उस सेगमेंट की, तो भी जो मुझे सम मिले बचा हुआ वो 0 से बड़ा हो। क्यों? अब ये स्ट्रेटेजी क्यों है? तो देखो अगर कभी मान लो कि उसका जो टोटल सम है वो मैक्सिमम हटाने के बाद, मैक्सिमम वैल्यू जब बॉब ने हटाई तो जो सम बचा हुए एलिमेंट्स का मिला मुझे वो 0 से छोटा या 0 के इक्वल हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या हुआ, एलिस ने इतना बड़ा सेगमेंट चुना। मैं कहता कि एलिस एक ही एलिमेंट चुनता और उसी एलिमेंट को बॉब हटा देता, उस केस में भी मुझे आंसर 0 मिलता, और वो 0 नेगेटिव से तो बड़ा ही है। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर बताना है तो नेगेटिव तो मैं कभी लाऊंगा ही नहीं बचे हुए का सम, समझ रहे हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि एक ऐसा सेगमेंट चुनूं जिसमें अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू हटा भी दूं तो भी बचे हुए का सम कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है। क्यों? और क्योंकि बॉब जो है वो ट्राई करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू को वो हटाए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बॉब कभी भी वैल्यू रिमूव करेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर कभी वो नेगेटिव वैल्यू रिमूव करेगा तो इसका क्या मतलब है कि उस एरे की, उस सेगमेंट जो कि एलिस ने चुना है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नेगेटिव है, तभी मैं बॉब नेगेटिव वैल्यू हटा रहा है। और मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल सम माइनस मैक्सिमम वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि बॉब हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही हटाएगा सेगमेंट में से, क्योंकि एलिस चुनेगा ही ऐसा सेगमेंट कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी और उसको हटाने के बाद भी जो सम मिलेगा वो मुझे पॉजिटिव वैल्यू का मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एलिस खेलेगा और इस तरीके से बॉब खेलेगा। अब क्योंकि मेरे को पता है कि एरे के एलिमेंट्स जो है वो -30 से 30 हैं और बॉब कोई ना कोई वैल्यू हटाएगा तो वो भी तो इसी रेंज में लाया करेगी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा कि बॉब एक पॉजिटिव वैल्यू रिमूव करेगा और मुझे पता है कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स है वो इस रेंज में है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो बॉब वैल्यू रिमूव करेगा वो 1 से लेकर 30 तक ही हो सकती है। उसका जो कंस्ट्रेंट है वो या तो 1 से लेकर 30 तक ही होगा, नेगेटिव वो हटा नहीं सकता, और एरे के एलिमेंट्स का कंस्ट्रेंट इतना ही है। तो देखो जो भी एलिमेंट, जो भी मुझे एरे दी होगी, ठीक है, तो मेरे को एक बात तो तय है कि अगर कोई भी सेगमेंट चूज करेगा एलिस, उसमें से जो बॉब हटाएगा वो 1 से 30 के बीच में ही होगा, वर्स्ट केस में भी, ठीक है। मतलब मुझे 1 से लेकर 30 तक अगर मैं लूप लगा के चेक कर लूं कि एरे में से कौन सा ऐसा सेगमेंट है कि अगर मैं वो वैल्यू हटाऊं तो मुझे मैक्सिमम सम मिल रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही मुझे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 से लेकर 30 तक जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उन सबको हटाऊंगा एरे में से और मैक्सिमम पॉसिबल सम लाने की कोशिश करूंगा बचे हुए एलिमेंट्स का। तो देखो कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं जैसे मान लो कि मैंने i इक्वल्स टू 30 लिया, मतलब मैं मान रहा हूं कि मैं 30 हटाऊंगा, मतलब मैं लूप लगाऊंगा पहली चीज तो, मतलब 1 से लेकर, ठीक है, एक वेरिएबल लूंगा जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 30 तक जाएगी, ठीक है। और ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि बॉब ने ये वैल्यू हटाई है, ठीक है। तो मान लो कि मेरी v की वैल्यू 30 है, तो मेरा मतलब है कि बॉब ने 30 हटाया होगा, ठीक है। अब बॉब ने 30 हटाया हुआ है तो क्या मतलब है कि उस जो भी सेगमेंट एलिस ने चुना होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तभी उसने बॉब ने हटाया होगा, ठीक है। तो हमें उस सेगमेंट का सम निकालना है, ठीक है। तो तुम देखो सबसे पहले 12 आया, ठीक है, इनिशियली 12 है, तो तुमने सम में ऐड कर दिया, क्यों? क्योंकि 12 30 से छोटा है। फिर 3 आया, तुमने 3 भी ऐड कर दिया, -15 आया, 30 आया, ठीक है। और लास्ट में तुम 30 हटाओगे भी, क्योंकि बॉब 30 हटा रहा है, तो बचे हुए एलिमेंट्स का जो सम है वो मैक्सिमम लाना है तुम्हें। अब देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है। तो देखो मैंने एक n एलिमेंट्स की एक एरे इनपुट में ली, ठीक है, ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि 30 से लेकर मैं 1 तक लूप रन करूंगा और मैं चेक करूंगा कि बॉब जब ये वैल्यू हटाएगा तो क्या मैक्सिमम पॉसिबल सम है। अब देखो यहाँ पर एक मैंने टेम्पररी वेरिएबल लिया है जो कि हर एक इस वैल्यू के लिए 0 है इनिशियली, ठीक है। तो फिर मैंने पूरी एरे में ट्रेवर्स किया, ठीक है। अगर एरे एलिमेंट की वैल्यू, जो वैल्यू मैं हटा रहा हूं, उससे बड़ी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इस सेगमेंट में होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने माना है कि मैं इस वैल्यू को हटा रहा हूं।
आई जो भी वैल्यू है उसको मैं हटा रहा हूँ सेगमेंट से, मतलब बॉब आई को हटाएगा। और बॉब आई को कब हटाएगा कि जब सेगमेंट में इससे बड़ी वैल्यू ना आए। तो तभी मैंने देखो अगर ए जे की वैल्यू मतलब एरे की कोई भी एलिमेंट की वैल्यू में ट्रेवर्स करते वक्त आई से बड़ी आ गई तो तुम कुछ मत करो, अभी तक जितना भी सम तुमने निकाला है उसको जीरो कर दो और कंटिन्यू कर दो, मतलब तुम्हें इसको हटाना है सेगमेंट में से, ठीक है। दूसरी चीज अगर आई जो एलिमेंट की वैल्यू है वो आई से छोटी है उसके इक्वल है तो तुम क्या करोगे, सम में ऐड करते जाओ, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी सम नेगेटिव हो जाए तो उसको पॉजिटिव मतलब जीरो बना दो, क्योंकि नेगेटिव तो सम रखना ही नहीं है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जो सेगमेंट चुनूंगा उसमें टोटल सम माइनस मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सारे सेगमेंट में से अगर मैं हटा भी दूं आई को, मैंने माना आई हटाऊंगा तो मैं अगर आई को हटा भी दूं तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम है आ रही उसको मैं हर बार बार एक कंडीशन से चेक करता रहूंगा कि या तो वो जीरो हो जाए या फिर वो मतलब नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो ये लाइन ये स्टेटमेंट उसको ध्यान में रखेगी, ठीक है। अब मेरे को जो आंसर है वो क्या देगा, मतलब हर एक स्टेप में मैं क्या करता जा रहा हूँ, आर ई में से मतलब अभी तक जितना भी सम आया है मैं उसमें से आई हटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आंस से मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब या तो आंस में आंस ही आ जाए या फिर इन दोनों का मैक्स आए बेसिकली, ठीक है। तो ये मुझे सारे सेगमेंट का मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो समझ ही गए कि इस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही था, इसमें अप्रोच क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत कम है तो हमने अप्रोच क्या लगाई कि एक तरीके से मैं हर एक वैल्यू को हटा हटा के देख रहा हूँ कि अगर मैं बॉब ये हटाता तो कितना मैक्सिमम सम आता, ठीक है। अगर इतना ये हटाता तो एलिस कितना ला सकता था, मैं उन सब का मैक्सिमम ले रहा हूँ और उसको लास्ट में प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो ये डी क्वेश्चन था, आई होप इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तो अगर समझ में ना आया हो तो थोड़ा पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अब।